आदाब, मैं हूँ उसदुल्ला ख़ान। मेरे साथ हैं शाहज़ेब जिलानी और ज़र्रार खोड़ो। आज ईद मिलादुन्नबी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसी ईद मिलादुन्नबी नहीं देखी, खून में नहाई हुई। दोपहर से ही अजीब और गरीब बुरी बुरी इत्तलात आनी शुरू हो गई थी। सबसे पहली इत्तला आई बलूचिस्तान के शहर मस्तूंग से, जहाँ मुबैना तौर पे एक ख़ुदकुश धमाका हुआ मस्जिद के बाहर, जहाँ ईद मिलादुन्नबी के लिए लोग जमा हो रहे थे। अब तक के इत्तलात के मुताबिक कम अज़ कम 53 अफराद शहीद हुए हैं और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। शहीद होने वालों में एक DSP नवाज़ गशकोरी भी शामिल हैं। किसी ने अब तक ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की है। अलबत्ता कलअदम TTP ने लाताल्लुक़ी ज़ाहिर करते हुए इस वाक़े की मज़म्मत की है। बलूचिस्तान के सूबाई वज़ीर सेहत का कहना है कि बहुत से लोगों ने अपने प्यारों की लाशें अस्पताल पहुँचाए बगैर बराह रास्त दफना दी हैं, लिहाजा वो सरकारी गिनती में शामिल नहीं हैं। इसका मतलब है कि शहीद होने वालों की तादाद मज़ीद बढ़ सकती है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा का जो ज़िला है हंगो, वहाँ भी 2 ख़ुदकुश बम्बारों ने एक मस्जिद में घुसने की कोशिश की। वहाँ पुलिस के संतरी खड़े थे, उन्होंने मज़ाहमत की। एक को उन्होंने हलाक कर दिया, दूसरा अंदर घुसने में कामयाब हो गया। लेकिन इस हाथापाई के दौरान 5 अफराद वहाँ शहीद हुए हैं और 12 के लगभग ज़ख्मी बताए जाते हैं, जिनमें 2 पुलिस वाले भी शामिल हैं। और अगर ये मज़ाहमत ना होती और वो दोनों दाखिल हो जाते तो ज़ाहिर है कि मामला और बिगड़ सकता था। जबकि पाक अफ़गान सरहद पे जोग के इलाक़े में ISPR का कहना है कि दहशतगर्दों ने सरहद पार करने की कोशिश की, मुठभेड़ हुई, वहाँ 4 फ़ौजी शहीद हैं, 3 दहशतगर्द हलाक हैं। और हम आपको ये भी बताते चलें कि कल हमने आपसे बात की थी ये सकरन के करीब जो अफसोसनाक वाक़या हुआ था, जिसमें 4 अफराद की हलाकत हुई, उसकी तहक़ीक़ात का चीफ़ मिनिस्टर मकबूल बाकर ने हुक्म दे दिया है। रेंजर्स के साथ मुठभेड़ में ये हलाकतें हुई, 9 अफराद ज़ख्मी भी हुए। बात हाथापाई से शुरू हुई और फिर फायरिंग तक मुंतज हो गई। और आज कल हमने बात की थी, सकरन से याद आया था कि MRD की जो 1983 की तहरीक है, तो आज 29 सितंबर है और सकरन के करीब गोठ पुन्नल खां चांडियों में एक तसादुम हुआ था, फ़ौजी एक्शन हुआ था, मकामी लोगों ने मज़ाहमत की थी, 15 लोग शहीद हुए थे। इस वाक़े को ठीक 40 बरस हो चुके हैं। जी, आज के पहले कॉलर हैं शफ़क़त अली साहब खैरपुर से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? जी शुक्रिया। जी हेलो जी शफ़क़त साहब बात कीजिए। आवाज़ आ रही है? जी 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 आ रही है, आप बात कीजिए। जी जी, अच्छा मोहतरम, आज मैंने जो ये सकरन वाक़या है इस पे ही थोड़ी सी बात करनी थी कि जो FIR उस पे काटी गई है ना, उसमें ना तो किसी का नाम दिया गया है, गाड़ियों पे ही FIR काटी गई है कि 2 वीगो थी, 2 मोबाइलें, एक सिविल कार, इस तरह की कोई शायद कापी आपके पास भी होगी FIR की। नंबर 2 ये बात कि जो इस वाक़े के बाद होम मिनिस्टर साहब का बयान आया कि वहाँ पे कोई खुदकुश बम्बार या कोई असले बारूद की इतला थी हमें, तो हमने वहाँ पे ऑपरेशन किया। हालांकि वो एरिया तो मतलब थोड़ा सा वो सोशल वर्कर थे रजब जलबानी साहब, कौम परस्ती भी है उनमें, लेकिन इस तरह का एलिमेंट, इस तरह का बयान देना मतलब एक लोगों में उभारना है कि हम भी बन जाते हैं वो खुदकुश बम्बार। सजेस्ट कर रहे हैं, लाइन दे रहे हैं ना, ये तो दावत दी जा रही है कि आप ये बने। जी जी ठीक है, ये तो जी जी शफ़क़त साहब, ये मैं ये कह रहा हूँ कि उनको कम से कम इस चीज़ से वजाहत देनी चाहिए कि जो असल में इंसिडेंट था वो बताया। अभी ये जो एक टिपिकल बात होती है कि ये इतला थी हमारे पास, हमने उस पे, ताकि हमारे ऊपर कोई बात ना आए।
ऐसा ही होता है, यही SOP होता है नॉर्मली शुरू में, और बाद में हक़ाइक़ जो हैं वो खुल के सामने आते हैं। इसीलिए जो तहक़ीक़ात का हुक्म दिया गया, अब अगर ये इन हाउस तहक़ीक़ात नहीं है तो शायद इनका कोई नतीजा निकल आए, जैसा कि HRCP ने डिमांड किया है कि गैर जानिबदार अफराद पे मुश्तमिल कमेटी या कमीशन बनाया जाए। लेकिन अगर अपने आप को इन्वेस्टिगेट करना है तो फिर तो बेहतर है कि अभी से ही क्लियर कर दो। हाँ, कह दें हमारा कोई कसूर नहीं है। अली हैदर साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया सर। सर मुझे एक मौजू पर बात करनी थी कि जो मुख्तलिफ वो में जो मल्टीपल और डिविजन्स की बात होती है, ख़ासतौर पे पंजाब में और KPK के कुछ एरियाज़ में, कि सराय की सूबा या KPK में एक और सूबे की हज़ारा इससे रिलेटेड। लेकिन जब ये बात कराची में के लिए होती है, सिंध के लिए, तो एक इनसिक्योरिटी सी जन्म लेती है कि कुछ यहाँ के लोकल्स जो कि बहुत टाइम से लोकल्स हैं, कि वो सिंध की तकसीम पे इतना इमोशनल सेंटिमेंट क्यों होता है। और सवाल ये भी है कि मुझे याद है लास्ट टाइम एक दफ़ा वसतुल्लाह खान साहब ने बात की थी और उनको अगले प्रोग्राम में माजरत करनी पड़ गई थी, मतलब किस हद तक बैकलैश आया था इसका। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सिंध की तकसीम, अगर फॉर एग्जांपल एक रेफरेंडम, एक इशू पब्लिक ओपिनियन लिया जाता है एक कराची से रिलेटेड, और उसमें अगर 51% मोर देन 50% लोग ये कह देते हैं कि सिंध कराची को एक अलग सूबा बनना चाहिए, तो इसमें हर्ज क्या है? इनसिक्योरिटी, क्योंकि वहाँ पे जब बात होती है तो वहाँ पे कोई पंजाब की इनसिक्योरिटी से रिलेटेड बात नहीं। अच्छा अली हैदर साहब, मैं बात आपकी समझ गया। मैं इसका आपको दस्तूरी रास्ता बता देता हूँ। पार्लियामेंट जो है, फेडरल पार्लियामेंट, सेनेट और कौमी असम्बली, उसमें करारदाद जाती है, लेकिन सबसे पहले उस सूबे की असम्बली अगर 2/3 अक्सरियत से ये फ़ैसला कर दे कि इस सूबे की तकसीम होनी चाहिए तो ही मुमकिन है, और फिर वो करारदाद आगे जाती है फेडरल में और उस पर बहस होती है और जो भी शक्ल निकलती है वो होती है। जो मौजूदा हालात हैं उसमें आपकी ख्वाहिश कुछ और हो सकती है, किसी और की कुछ और हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली ये इतना ज़बरदस्त सिस्टम है कि आपके ख़्याल में सिंध असम्बली 2/3 अक्सरियत से क्या सूबे के बंटवारे का फ़ैसला कर लेगी? तो मैं सिर्फ टेक्निकल बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं ख्याल इनकी जो ऑब्वियसली इनका जो सवाल है दैट इज़ मोर अबाउट कि ये जो एक खौफ होता है कि इसको आप एथनिक बुनियाद पर डिवीज़न हो रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव पे नहीं। मेरा इसके ऊपर मेरे इस पर थोड़ा सा व्यू अब चेंज हुआ है कि शायद हमें और सूबा का मकसद क्या है? मकसद होता है गवर्नेंस बेहतर करना ना। मेरा नहीं ख्याल कि हमें और सूबे चाहिए। फिर आपके पास क्या होगा? एक और वजीर आला, एक और कभी, फिर 8 सूबों में गवर्नेंस बेहतर नहीं होगी। हाँ वही तो। इससे अगर मैं इनकलाबी एक बात करूँ यहाँ पर, तो शायद अगर आप लोकल बॉडीज़ को एम्पावर करें तो जो मौजूदा आपके पास इंतजामी ढांचा, आप उसके साथ भी आप काम कर सकते हैं। आप 20 सूबे बना लें, 20 आपके पास वजीर आला होंगे, 20 वजीर आला का प्रोटोकॉल होगा, उनके सेक्रेटेरिएट होंगे, उनके लेटर हेड छपेंगे, सब दौरे पर निकले हुए होंगे। गवर्नेंस बल्कि बेहतर क्या बदतर होगी। सो ये प्रॉब्लम है। मसला बड़ा बुनियादी किस्म का है, हम हमेशा इन चीज़ों में फंस जाते हैं। वही पावर जो आप नए सूबे बना के देना चाह रहे हैं वही बल्दियाती इदारों को सर ये दे दें, ये दे दें। आप 1 यूनिट के साथ भी काम निकाल लोगे यार, अगर आपके पास ग्रास रूट लेवल पर गवर्नेंस अच्छी है। और ये मैं ये नहीं कह रहा कि 1 यूनिट वापस लाओ खुदा के लिए, अगर कोई ये क्लिप निकाल के कहना कि देखो कैसी बातें होती हैं ऐसी। राहिल अशर साहब हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अभी वसूतुल्लाह साहब ने इंट्रो में कहा, तो वसूतुल्लाह साहब एक चीज़ आप मेरा ख्याल भूल गए। 2006 में 12 रबीउल अव्वल को नश्तर पार्क में एक धमाका हुआ था जिसमें 50-60 से ज़्यादा हमारे उलमा कराम, सुन्नी तहरीक की पूरी क़यादत और बाकी जमात अहले सुन्नत के हाफिज तकी साहब, ये सारे शहीद हो गए थे। तो आपको उनका भी जिक्र करना चाहिए था। जहाँ आप बाकी जिक्र कर रहे थे वो भी एक 12 रबीउल अव्वल ही थी कराची में जहाँ पे ये हादसा हुआ था। मैं देखें इसी हवाले से बात करूंगा कि आज 12 रबीउल अव्वल आपने कहा जी वाकई बहुत दुख हुआ, क्योंकि देखें आज हम किसकी विलादत मनाते हैं? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसको अल्लाह ताला ने दोनों जहां के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा, और ये दुनिया अल्लाह ताला ने तख्लीक की हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। उन्होंने अरफात के मैदान में जो अपने हज्जतुल विदा का खुतबा बयान किया था, वो आपके लिए एक रोड मैप था कि जी जिंदगी कैसे गुजरेगी हमें। मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूँ एज अ उम्मती
क्या हम उसको फॉलो करते हैं? आज का वाकया देख लीजिए, मुसलमान में कोई एक ऐसी खूबी या कोई ऐसी चीज है कि हम रोज़े क़यामत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपना मुंह फकड़ से बुलंद कर सके? एक दूसरे को मारने में हमें टाइम नहीं लगता, चोर बाजारी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी सारा देख लीजिए। उन्होंने एक मुसलमान का खून दूसरे मुसलमान पे हराम करार दिया। आप देखें कि हम कितनी आसानी से पानी की तरह बेगुनाह मुसलमानों का खून बहा देते हैं। तो देखिए बड़ा दुख अफसोस है। लिहाजा यही बात कर सकते हैं हम इस पे कि जी हमें कम से कम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए असूलों को ही अपना लेना चाहिए कि रोज़े हशर कम से कम हम क़यामत के दिन उनके सामने अपना चेहरा तो दिखा सकें। बहुत शुक्रिया जी। ठीक है, बिल्कुल। रियाज अरशद हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान जी। वालेकुम। सबसे पहले तो ज़रार खोड़ो साहब को वेलकम बैक। पिछले जुमे वो नहीं आए थे, हम बड़ा उदास रहे उनके बगैर। कौन सा दिन? लास्ट फ्राइडे। अच्छा अच्छा, हाँ जी। कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लहो कलम तेरे हैं। तो बाकी भी हमारा भी पाकिस्तानी शहरी होने के नाते दिल दुखी है आज के वाक़े के ऊपर। अल्लाह ताला सब्र दे जो लाहिकीन हैं उनके। ठीक है, घर वालों को जाहिर है। आवाज़ आ रही है आपको? जी जी जी, सुन रहे हैं सर। हाँ जी, मैं कहा उनके लाहिकीन को सब्र दे। तो बाकी बस एक छोटा सा पैगाम था मुझ समेत सब लोगों को कि वो अब बस कर दें। अब वो इसी चीज़ में हम लोग लगे हुए हैं कि वो बाहर बैठे साहब कह रहे हैं जी बैलेट पेपर में अगर बल्ले का निशान होगा तो मैं वापस नहीं आऊँगा। इधर वाले कह रहे हैं मेरी डील हो गई है, मैं जेल से बाहर आ रहा हूँ। और कुछ लोगों को समझ नहीं लग रही, कारोबारी हालात हैं कोई नहीं और हर बंदा परेशान है। वो शादी से निकले ना बाहर जब वो, तो हर बंदा कह रहा होता है कि यार उसकी प्लेट देखी थी, उसकी प्लेट देखी थी इतनी भरी हुई थी खाने से। तो मैं तो ये कहता हूँ मुझ समेत यहाँ कहता हूँ भाई तुम भी अंदर से निकले हो, तुम्हारी प्लेट भी उसी तरह भरी हुई थी। तो मेरा ख्याल है अब ये तनकीद करते काफी कुछ हो गया है। तो अब इस तनकीद को मेरा ख्याल है हम लोगों को छोड़ देना चाहिए। अल्लाह करे कि कोई बेहतरी की तरफ खुद ही चल पड़े। आमीन। अल्लाह करे सबकी प्लेटें अल्लाह ताला। थैंक यू। समर अब्बास साहब हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम वसतुल्लाह खान साहब। वालेकुम सलाम जी। मैं निहायत शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरी कॉल ली वसतुल्लाह खान साहब और ज़रार खोड़ो साहब और दूसरे जो आपके सामने शाहज़ेब है उनको भी सलाम अर्ज करता हूँ। अच्छा, ये इस मुल्क का एक मसला समझ बिल्कुल नहीं आ रहा है, उस पर आप रोशनी डालें। आप तो एक थिंक टैंक्स बैठे हुए हैं, मैं तो आपको थिंक टैंक्स ही कहता हूँ और काफ़ी लाउड इस पे आप थिंकिंग करते हैं कि हमारे मुल्क का एक दहशतगर्दी का एक ऐसा शाखसाना बीज बो दिया गया है एक फॉरेन एजेंडा से या जहाँ से भी आप कह लें। तो हमारे कम से कम आवाम जो है, आज भी ये वाक़या हुआ है, इससे आप सीरीज़ में लेके देख लें, सिवाय चंद ईयर्स छोड़ के पार्टीशन के बाद वो जिसमें थोड़ा सा सुकून का सांस इस कौम ने लिया, उसके बाद तो कभी अफगानिस्तान का बॉर्डर पे हम इंगेज रहे, कभी हमने 9/11 के बाद अमेरिका से कहा, आज भी हमारे ये वाक़या हुआ है। कम से कम इस कौम को ये बताया जाए कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज किससे बरसरे पैकार हैं, ये क्यों मर रहे हैं और इन्हें क्यों मारा जा रहा है। जी, ये तो हक है इस कौम का, इतना तो बनता है। तो और दूसरा ज़रार साहब, हम किस महाज पे लड़ रहे हैं, ये तो कौम को एतमाद में ले लें। कई महाजों पर, हर महाज पे लड़, हर महाज पर। अच्छा, ये महाज 70 साल से खत्म नहीं हो रहे और इसकी कोई लॉजिकल एंड भी नहीं है कि ये महाज शुरू कहाँ से हुए थे और इसका ये सवाल अगर किसी ने उठाया तो वो यहाँ पे होते भी नहीं है, मौजूद भी नहीं नजर आते फिर आपको। जी जी, ऐसा ही। इस पे जरा लाउड थिंकिंग करें। यार इस पर क्या लाउड थिंकिंग करें सर? अब देखिए, ये जो आपने सवाल पूछा है ना यार, ये 1-2 मिनट के तज्जिए की बात तो है नहीं। इस पर तो मेरा ख्याल है कि अनगिनत किताबें भी लिखी गई हैं, अगर आप उनको बाकायदा पढ़ना और वो रीगल के में बिक रही हैं, फुटपाथ पे। वो रीगल में फुटपाथ पे बिक रही हैं। लंबी कहानी है, कहाँ से शुरू करें? हमें आप लाउड थिंकिंग करें शाहज़ेब जी, इसके ऊपर कोई लाउड नहीं। ये इनका सवाल क्या था कि ये महाज जो है किस महाज पे लड़ रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है पिछले 70 सालों से, क्या होगा, अभी क्या हो रहा है। बहुत ही सीधी सी बात है कि आपने जब बहुत पहले फैसला कर लिया कि आपने एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट बनना है, आपने फैसला कर लिया कि हम ख़तरात में घिरे हुए हैं, आपने फैसला कर लिया कि उसके लिए हमें जंगो जदल जहाद को फ़रोग़ देना है, आपकी जो रियासत है उसको एक वेलफेयर स्टेट बनना था, उसको एक इकोनॉमिक पावर बनना था, आपने एक अलग रास्ता चुन लिया। तो अब हम वहीं पे खड़े हैं कि आज के जो वाक़यात हैं आपके मुल्क के, वो उसी का तसलसल हैं। उससे हम जितनी जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं, जब भी हम कहते हैं
कि हम मुल्क के अंदर भी अमन व अमान से रहें, पड़ोसियों के साथ भी अमन व अमान के साथ रहें। तो जब ये कोशिशें होती हैं वो फिर नाकारा हो जाती हैं। तो यही शाखसाना है हमारा कि दो आपके पास रास्ते हैं। एक तरफ एक है बेहतरी का, भलाई का, माशी तरक्की का, दूसरा है जंगो जदल का। अब फैसला आप कर लें कि आपने फैसला कर लिया यार, हमने क्या करते हैं, कर लिया। एक वक्फा ले लें। वेलकम बैक जी। हमारे अगले कॉलर हैं मुबीनुल इस्लाम साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम ज़रार साहब, आप मेरा सलाम पहुँचे जी। और मैंने सिर्फ ये कहना था कि यार मैंने बात तो दूसरे पे करनी थी, लेकिन आज के हादसे के बाद बहुत तकलीफदेह हालात हैं और अदम बर्दाश्त हमारा बढ़ता जा रहा है। आपके अक्सर लोग सवाल ये पूछते हैं कि जी हमारी पॉलिसी क्या है। वे तो सिर्फ ये पॉलिसी नज़र आ रही है जब से पाकिस्तान बना है कि अपने पड़ोसियों के साथ मिल मोहब्बत से नहीं रहते और हर जगह हमने अपनी चौगाहट दिखानी है, उसके सारे असरात नज़र आते हैं। और ये इतने आगे बढ़ गए हैं कि पहले जो हम अभी बच्चों की स्कूल की गम नहीं भूल पाए थे कि ये रोज़ाना हमारे यहाँ वो हो जाता है। हमारे खुदा के लिए पॉलिसी मेकरों को चाहिए कि भाई एक पॉलिसी अपनी बना लें, क्या करना है हमने। हमारे किसी पड़ोसी से आप देख लें कोई भी ताल्लुकात, अब तो मुस्लिम ममालिकों के साथ भी हमारे ख्याल है कि बहुत आइडियल हमारे हालात अच्छे नहीं रहे। जब आता है कि जी इतने भिखारी पकड़े गए तो उसमें से पता चलता है कि 90% पाकिस्तानी है। हमारे यहाँ तो यही जॉब का हाल है। कोई हमारे यहाँ ये कोई पॉलिसी बनाने वाला है, एक पॉलिसी तो बना लो 25 साल की कि भी हमने यही करना है, इन्हीं को दोस्त रखना है, इन्हीं को दुश्मन बना रहे। ईरान जो हमारा सबसे करीबी साथी हर लिहाज से उसके हम वो हमसे दूर होता जा रहा है। तो दूर के दोस्तों को, दूर के लोगों को हम अपना दोस्त बनाना चाहते हैं। अदम बर्दाश्त इतना बढ़ गया है कि आपके सामने 3-4 दिन पहले टीवी के ऊपर एक क्या हादसा हुआ, कहते भी सारे पढ़े लिखे लोग थे, हमें शर्म आ रही थी कि जी ये हमारे मुल्क की इलिट क्लास है जहाँ जिस तरीके से वहाँ पे हादसा हुए। तो ये हमारा अदम बर्दाश्त माशरे में जिस तेजी से बढ़ रहा है, अल्लाह ताला हमारे ऊपर अपना रहम फरमाए। कभी कभार इसके ऊपर कर दे। अब तो खून के आंसू रोते हैं यार, यकीन करें कि क्या होगा। बच्चों को बाहर भेजते हुए, मस्जिद में जाते हुए डर लग रहा होता है। दोनों तरफ यही हाल हो रहा है। बहरहाल अल्लाह ताला आप लोगों को, हम सबको अपनी दुआ में रखें। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। दुआ कर सकते हैं। शफी तनोली साहब हैं इस्लामाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर तीनों पैनल मेहमान को मेरा खुसूसी सलाम, खान साहब को, जिलानी साहब को और घोड़ा साहब को पूछना। सर मैं ये चाहूँगा कि जिस तरह सिस्टम पाकिस्तान का चल रहा है, अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए आसानियाँ पैदा करे। तो ये इलेक्शन से पहले अगर इस मुल्क में अच्छा एहतसाब हो जाए, क्या तजवीज़ दी आपने? और एक जो है ना वो बड़े पैमाने पे पाकिस्तान में इसकी जरूरत भी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान आगे जा सकता है। शफी साहब शुरू कहाँ से करना है? देखिए सर, शुरू कहीं से तो करना पड़ेगा। कहाँ से करेंगे? फर्ज करें आपको मैं पूरी अथॉरिटी दे दूं, आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सर देखें, बात ये है कि जो तारीख सर, तारीख जोग्राफिया को छोड़ें, आप कहाँ से शुरू करेंगे ये बताएं। सर शुरू कहीं से भी करते हैं। नहीं, कहाँ से? कहीं से एक जगह बता दें, कोई एक जगह बता दें और कोई एक इदारा बता दें। चले सर देखें, इदारे जो है ना, इदारे तकरीबन तमाम ही वो फुली काम नहीं कर रहे। तो किसी सफर से भी शुरू हो जाए। इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह एक जो गवर्नमेंट मौजूद है, इंटरिम गवर्नमेंट, और बाकी जो सेटअप मौजूद है, तो कोई चीज पॉसिबल नहीं है। कौमों की तारीख में 100 साल बड़े आम होते हैं, तो 100 साल के करीब जिन्होंने एहतसाब करना होता है वो भी बिल्कुल इसी तरह की लाइन ले रहे होते हैं जो इस वक्त आप ले रहे हैं। सर आपकी बात ठीक है, लेकिन कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा। तो बताएं ना कहाँ से शुरू करें। आप बताएं ना, एक जगह दे दें, कोई एक जगह दे दें, कोई एक आदमी दे दें, इदारा दे दें। देखें, मैं मुझसे जारी तौर पे पूछूं तो सियासतदानों का तो बहुत सारा एहतसाब हुआ है। हमेशा होता रहा है। जी तौर पे सियासतदान ही रगड़ा लगते रहे हैं। अब क्या करें? भी शुरू हो सकता है। अब क्या करें? अब किससे शुरू करें? सियासतदानों को? इदारों से भी शुरू कर सकते हैं, अदलिया से भी शुरू कर सकते हैं, इदारों के अंदर से भी शुरू कर सकते हैं। सही, बिल्कुल सही है। चलें, कुछ तो कहा आपने, तजवीज़ दी। सही है, थैंक यू सो मच। बढ़िया आपको नहीं, अब ऐसे ही करना होता। अच्छा, अब टोरंटो चलते हैं। टोरंटो चलते हैं। यासिर खान साहब हैं सर।
जी अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब, मैंने आपसे वो तस्दीक करनी थी वो हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के बारे में कि उनका जब कत्ल हुआ था तो उससे पहले यहाँ पे टोरंटो का एक शहर है ब्रैम्पटन जी, जहाँ पे काफी पंजाबी कम्युनिटी रहती है, इसको ब्राउन टाउन भी कहते हैं। तो उधर एक फ्लोट चला था जिसके अंदर इंदिरा गांधी का स्टैचू था और उसको शूट कर रहा था एक सिक्योरिटी गार्ड जी। इसके ऊपर काफी ज्यादा रिएक्शन आया जयशंकर का जी जी, उन्होंने उस टाइम पे कंडेम किया और कनाडा ने कहा कि इंडिया हमारे अंदरूनी मामलात में ना मुदाखलत कर रहा था। इसके ऊपर जयशंकर ने कहा कि उल्टा चोर को तुआल को डांटे। तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एक था फ्लोट और उसके ऊपर कनाडा ने अपना ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में कोई भी रिएक्शन, उनके कोई स्टांस नहीं दिया उनको। उसकी बाद कुछ अरसे बाद ही फिर इनका कत्ल हुआ सरे में गुरुद्वारे के आगे। और दूसरी बात ये कि ज़रार भाई कुछ ट्रेंड्स की बात कर रहे थे, ट्रूडो मस्ट गो और इस तरह के जो ट्रेंड्स ट्विटर पे हैं ये बड़े देर से चल रहे हैं क्योंकि ट्रूडो दूसरी दुनिया जो है कनाडा से बाहर होता तो बहुत पॉपुलर है, लेकिन कनाडा के अंदर बहुत अनपॉपुलर हो गए हैं और होते जा रहे हैं। ठीक है। तो अगर आपके पास चांस मिले तो ज़रार भाई आप 1 मिलियन मार्च फॉर किड्स और लीव आवर किड्स अलोन जो है वो मैंने सब देखा हुआ है। और एक और चीज मैंने कहनी थी कि यहाँ कुछ अरसे पहले 706 स्टूडेंट फेक डॉक्यूमेंट्स पे आए थे और उनको डिपोर्ट करने लगे थे आफ्टर 4 years। जिस तरह हमारे इदारे सोए होते हैं ना पाकिस्तान के, कनाडा के भी CBSA और सारे इदारे सोए होते हैं। जब उनको स्टूडेंट परमिट इशू हुए उस टाइम पे इनको नहीं पता लगा, जब उनको वर्क परमिट इशू हुए उस टाइम पे इनको पता नहीं लगा, और जब उन्होंने PR अप्लाई की उस टाइम पे हमारे जो यहाँ के इदारे उन्होंने कहा ये तो फेक डॉक्यूमेंट्स पे आए थे, हम इनको डिपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने एयरपोर्ट के आगे, टोरंटो के एयरपोर्ट के आगे धरना दे दी कि असी नहीं जाना, असी अच्छे रहना, और सारी पार्टीज ने उनको डिपोर्ट होने से बचाया। उन्होंने कहा कि जी हम लोग तो खुद स्कैम हुए हैं। तो यहाँ पे CBC जो इदारा है उसका CBC 5th स्टेट है एक, वो जो डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी कि जिस तरह ये आते हैं बेचारे वहां से कर्जे लेके और जिस तरह इनको यहाँ पर एक्सप्लॉइट करते हैं। और इसके बारे में अगर आपको टाइम मिले तो आप वो डॉक्यूमेंट्री जरूर देखिए। ठीक है यासिर साहब, आपने बहुत ही मुफीद मालूमात दी हैं। डॉक्यूमेंट्रीज हैं वैसे लिस्ट में उससे पहले नहीं ये भी देखनी है, ये मैं जरूर देखनी है। एक मेरा ख्याल है ब्रेक लेते हैं फिर आपकी मजीद कॉल्स लेते हैं। प्रोग्राम में वापस खुशामदीद। आपकी हम कॉल्स ले रहे हैं। हमारी अगली कॉल है मस्कत से फैसल हसीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। यार कुछ ज्यादा बात करने को नहीं है मेरे पास आज का। बहरहाल तुझको कितनों का लहू चाहिए है हृदय वतन, जो तेरे आर गए बेरंग को नाश करे। कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा, इतने आंसू तेरे सहराओं को कब तक होता रहेगा सर, ये कब तक होता रहेगा? अच्छा, इसका मैं जवाब आपको, चूँकि आपने नज़म में शुरू किया, मैं इसका नज़म में जवाब देने की कोशिश करता हूँ। हमारे एक इजाज़त है जी, हमारे एक दोस्त हैं ज़फ़र मिराज साहब, आजकल वो काबली पुलाव जो उनकी सीरीज़ चल रही है उसकी वजह से उनका ताल्लुक़ भी मस्तूंग से है। उन्होंने आज ही इस वाक़े के बाद ये नज़म लिखी है। सुना है रोंद डाला है खुदा के नाम पे तुमने, नए मौसम के फूलों को खबर पहुंची कि ईमान ने चमन के खूबरू चेहरे से खुशबू नोच डाली है। सदा आई के तितली के धनक रंगों पे कालक फेर दी तुमने, तुम्हारी चश्मे गैरत से कोई पत्ता नहीं हिलता, तुम्हारे रोबो वहशत से कली खिलती नहीं कोई, तुम्हारे ज़ोरे बाजू ने जड़ों तक खोद डाली हैं, हवाएं रक्स करती थीं वहाँ पे धूल उड़ती है। तुम्हें क्या नाम दूँ भाई, तुम्हारा क्या तारुफ है?
यहाँ के तुम नहीं लगते, कहाँ से चल के आए हो? बहिश्त पाने के लालच में मेरी जन्नत जलाते हो। ये है फौरी रिएक्शन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो हमारे अगले कॉलर हैं गुलाम आरिफ खान साहब कराची से। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। आप ऑन जनाब वसीतुल्लाह खान साहब, कैसे मिजाज हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप फरमाइए। मैं आपको बहुत अरसे से एक बार आपको इंटरव्यू भी दिया है। मैं ये जितने शहदा हैं उनके लिए दुआगो हूँ, लेकिन मेरा मौजू ये नहीं है। मेरा मौजू आप तीनों से एक दूसरा है जी। कि आप ये जो मौजू आपको लेते हैं, मेरा कहना ये है कि डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी इस्लामाबाद में 2007 के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानी के नाम से, DHA वैली के नाम से लोगों से प्लॉट बुक किए थे और अरबों रुपए खा के बैठ गए हैं। एक मेरी गुजारिश है कि इस पर भी एक रिसर्च करके एक प्रोग्राम कर दीजिए, बड़ी नवाजी। ठीक है, ठीक है। ये मसला अभी तक चल रहा है गुलाम साहब, ये मुझे याद है, कई लोगों ने इस पे कॉल किया, हमने इसके ऊपर कुछ चल रहा है जी। और इसके 3 आदमी है, पार्टनर हैं। हाँ। एक DHA, लोगों ने DHA के नाम पर करोड़ों रुपए दिए, दूसरा मलिक रियाज, तीसरा रफीक लेटन। ये 3 आदमी इसके अंदर शामिल हैं और इस वक्त भी पाकिस्तानी अवाम के करोड़ों रुपए इनके पास हैं। और अब इन्होंने मुतालबा किया है कि 30-30 लाख रुपए और दें। आखिर 2007 में मांगा था, 12 में किस्तें जमा हो गई। पोजेशन आज तक 12 साल के बाद नहीं दिया। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को भी लिखा, उसने भी जवाब दे दिया कि हाँ ठीक है, आप सही कह रहे हैं, ले लीजिए पोजेशन, लेकिन आज तक पोजेशन नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। ओवरसीज पाकिस्तानी के डॉलर ही वापस कर दें ना, गैरत करें, डॉलर वापस कर दें। क्यों नहीं डॉलर वापस कर दे? आपने जितने डॉलर लिए वो वापस कर दें। आप नहीं दे सकते जमीन तो मत दे, डॉलर तो वापस करें आप। और जिनके होम के पैसे लिए आप उनके होम दे, क्यों नहीं देते आप होम? कौन है इसका जिम्मेदार? आप 3 हजरात हैं, आप तीनों बैठकर इसके ऊपर मेहरबानी कर एक रिसर्च करें और करने के बाद अपनी एक रिपोर्ट आप इसके ऊपर तवज्जो दिलवाएं डिफेंस की और कम से कम चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की, कि वो नोटिस ले, इसलिए कि पहली बार जब पैसे जमा हो गए तो जनरल इम्तियाज हुसैन ने 132 बिलियन रुपए मलिक रियाज को देने के बाद 7 दिन बाद खुदकशी कर ली। ये अखबारों में रिपोर्ट हो चुका है और इसका कोई रिजल्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। नैब ने रजिस्टर किया केस, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली और बाकी टाई फिश पकड़े उन लोगों को जिन्होंने गरीबों के पैसे खाए हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों के डॉलर खाए हैं, करोड़ों रुपए के डॉलर खाए हैं, तो उनके डॉलर ही वापस कर देना। नहीं चाहिए प्लॉट, डॉलर वापस करें। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। हाँ बिल्कुल ठीक है। आपका इसमें कुछ बैकग्राउंड है, आपने देखा हुआ इस मसले को पहले? मुझे याद है कि बहुत लोगों ने इसके ऊपर कॉल की थी और कुछ मेरा ख्याल है कि शायद डॉन अखबार में भी इसके ऊपर रिपोर्टिंग हुई है। अब मुझे एग्जैक्ट दोबारा रिविजिट करना होगा। अगर इतना बड़ा मसला है, आउटस्टैंडिंग है, ये मसला था। और एक और ये देखिए ना, वैसे तो बहुत सारे हैं हमारे मुल्क में ये हाउसिंग सोसाइटीज़ के, लेकिन अब ये DHA का जब नाम आता है तो फिर तो ज़ाहिर है कि जो इशू है जो रिजॉल्व हो गया था, मुझे याद है फ़िज़ाइया, आपको याद है फ़िज़ाइया के ऊपर कितने कॉल्स आती थी? फ़िज़ाइया हाउसिंग सोसाइटी शायद वो कुछ हद ये कराची वाला मेरा ख्याल है, वो भी काफ़ी देर चला था, लेकिन वो फिर रिजॉल्व हो गया था। ये उससे पहले का है, वर्थ लुकिंग इनटू, इन्होंने तवज्जो दिलाई है। बाकी भी जो लोग देख रहे हैं जिनका इससे 16 साल से चल रहा है। अगले कॉलर कराची से हमारे डॉक्टर इकबाल साहब। तीनों को मेरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीने हिजरत करने लगे तो आपके पास उन काफिरों की अमानतें थीं जो आपके दुश्मन थे और जिनसे जंगें हो रही थी, मगर आपकी ईमानदारी का वो मेयार था, वो आला मेयार था कि उसके बावजूद वो आपके पास जो है अपनी अमानतें रख पाते थे।
और आपने एक एक अमानत वापस की, क्योंकि आप इंतहाई ईमानदार शख्स थे। वो ईमानदारी, वो करैक्टर, वो उनका हुस्न अखलाक हम मुसलमानों में क्यों ना आ सका? हम तकरीरें तो बहुत करते हैं कि हुजूर की बेइज्जत से पहले इतना बुरा हाल था, ये था, वो था, औरतों पे जुल्म होता था। पाकिस्तान में अब तक वही सब कुछ वही हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा। किरदार नहीं आया रसूलुल्लाह का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, करैक्टर नहीं आया। मेरा आपसे सवाल ये है कि मुझे बताएं कि ये करैक्टर क्यों नहीं आ सका उनका? मोहब्बत तो बहुत है। आप बताएं डॉक्टर साहब, आप बताएं। जी नहीं, मेरे पास नहीं है, जब तो मैंने आपसे सवाल किया। आप तो बड़े लोग हैं ना, थिंक टैंक है ना, आप तो बहुत बादशाह हैं। ये नहीं, हम कोई थिंक टैंक नहीं है, नाम टैंक है ना, हमारी थिंकिंग है। लेकिन फिर भी आप ये देखिए, बेसिकली देखिए, ये आपका एक रिटोरिकल सवाल है जो हम अपने आप से पूछते हैं ना, जब हम कहते हैं कि हमें उसवा हसना पे अमल करना चाहिए, सीरत नबी को हमें देखना चाहिए, उनके किरदार की तकलीद करनी चाहिए, लेकिन हमारा अमल, इज्तिमाई अमल, इनफरादी अमल दोनों नहीं साबित करते। तो ये एक सोचने की बात है, हमें अपने आप पे एहसास करना चाहिए, अपने अमल को देखना चाहिए, अपने आप को सुधारना चाहिए। हम जाते हैं ना, एक चीज़ है, हम जाते हैं दिखावे पे, हम जाते हैं इम्प्रेशन जो हम दे रहे हैं, मतलब कि हम लेटर पर जाते हैं, हम स्पिरिट पर नहीं जाते। आप 5 वक्त की नमाज भी पढ़ सकते हैं और साथ में आप 2 नंबरी भी कर सकते हैं। तो ये एक है ना, हमारी हर एक चीज़ परफॉर्मेंस है सर, परफॉर्मेंस है। आपने रोना है, ओहो ये हो गया, वो हो गया, काम आपने वही करना है, ठीक है। घर के सामने आपने आयत लगा दी, अंदर आपने वही हरकतें करनी है जो किसी और जगह हो रही होती है। तो ऐसा ही है, ऐसा ही जो दिखता है वो बिकता है, यही बिक रहा है। और ब्रेक ले सकते हैं हम। वेलकम बैक जी। हम अगले कॉलर हैं, कामरान अली साहब हैं नवाबशाह से। अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई। वालेकुम अस्सलाम। कल एक बच्चों की मजलिस में कहा, एक शौक बच्चे ने, हमारी ताक में दुश्मन बड़े तैयार बैठे हैं, अजीजों साथियों मंसूबा बंदी के जमाने में गनीमत है कि हम सूरत यहाँ 2-4 बैठे हैं। वाह। अभी ये इलेक्शन जो है वो जनवरी का तारीख का ऐलान नहीं हुआ, तो जनवरी में तो काफी बर्फबारी होती है शुमाली इलाका जात में, तो वोटर इस काबिल होंगे कि वो वोट कास्ट कर सकें। उम्मीद तो है कि इस मौसम के अंदर। तो जिस तरह अब वो 90 दिन तो वैसे ही क्रॉस हो गए, तो थोड़ा मार्च में ले जाए इलेक्शन को। शुमाली इलाका जात में नहीं होंगे ये इलेक्शन, वो तो अलग से होते हैं। ये जो पाकिस्तान के इलेक्शन, मतलब ये खैबर पख्तूनख्वा वाले जो वो शुमाली टिपिकल वाले शुमाली रहे, इतना लिटरल भी नहीं होता बंदा यार, क्या हो गया। नहीं, सिंध और पंजाब में तो बड़े आराम से लोग वोट देंगे। लेकिन नहीं, फिक्र नहीं करें, अगर मौसम की वजह से उसको और आगे ले जाना पड़ा तो ले जाएंगे, कोई इशू नहीं है उसका। देखिए, और वैसे भी आजकल हम सुन रहे हैं कि बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो फिर ये भी और इंसाफ का तकाजा तो ये कि अगर एक शहरी भी जो एलिजिबल वोटर है उसको हक नहीं मिलता मौसम की वजह से, तो पूरा इलेक्शन पोस्टपोन। उस पे सवालिया निशान। देखिए, जैसे अगर अब्दुल गफूर के घर के इर्द-गिर्द बारिश हो रही है तो किस तरह इलेक्शन वो बाहर कैसे निकलेगा? बाहर कैसे निकलेगा? अब्दुल गफूर ने वोट नहीं दिया तो फिर मतलब ये कोई फ्री एंड फेयर यार, लोग हमसे सीरियस एटीट्यूड की तो मैं वो मजाक कर रहा हूं। पहले ही इलेक्शन को मुतनाज़ा बना रहे हैं। देखें, अभी इलेक्शन की कोई तैयारी नहीं हुई है, डेट भी नहीं आई है, पहले से ही आपने जवाब नहीं है ना दें, लेकिन ऐसे तो ना करें। बाहर में जा अब्दुल गफूर तो डूब जाए तो मुझे क्या। शेख सजाद है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम सर। ठीक ठाक हैं आप सब? शुक्र जी, आप बताएं। आप तीनों दानिशवरों से हमारा सवाल है, आपने पीछे कहा एक वो जो थे कॉलर थे कि हमें एहतसाब कहाँ से शुरू करना चाहिए। जी जी। तो सबसे पहले एहतसाब तो FBR से शुरू करना चाहिए। FBR से चले, ठीक है, ओके, गुड है। ये हम एक सजेशन ले सकते हैं लोगों से, ले सकते हैं। आगे बढ़े शेख साहब, क्योंकि वो FBR में से ही ना आपको काफी मजीद उसी हालत में मजीद टैक्स इकट्ठा हो जाएगा। सोच तो है। ओके, ठीक है। अगर आपका 9,000 अरब है टारगेट है या 10,000 अरब है, तो वो सही अगर कलेक्शन करें
तो काफी हद तक हमारी मुश्किलात कमी आ सकती है। जी सही। अच्छा वो नहीं, वो कलेक्शन सही करते नहीं है या हम लोग देते ही नहीं है उन्हें? हम देते हैं, ये दरमियान में ही खर्च हो जाते हैं क्योंकि हमारा टर्नओवर टैक्स 1% है, तो वो तो खुद ब खुद ही कट जाता है जब एक चेक बनता है। तो वो तो ऑटोमेटिक है ना, उसमें तो कोई खूबी नहीं है। बिल्कुल हाँ जी। तो वो हमें उसकी फैसिलिटी को मिलती नहीं, कोई एक देता नहीं है और एक देता है तो फिर उसकी फैसिलिटी को वापस नहीं मिलती। ठीक है। और दूसरा जो हम अगर को पेमेंट हमारी फंस जाए और हम केस करते हैं तो उस केस के 14-14, 15-15 साल हमें पता नहीं लगता और वो पैसे जो उनसे हैं उसका वो बिल्कुल डिवैल्यूएशन में हो जाती है, खत्म हो जाते हैं पैसे। जी बिल्कुल सही है। ठीक हो गया, सही है। ये तो बहुत अच्छी सजेशन है। एहतसाब शुरू करना है तो कहीं से तो करें ना, FBR से ही कर लें। व्हाई नॉट? हाँ, अगर और कहीं और से नहीं कर सकते। नहीं ये भी सही है, ठीक है, यहाँ से ही कर लो। ठीक। और मोहम्मद उमर साहब वापस आ गए। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब। जी वालेकुम सलाम। जी सर। आई एम बिग फैन आपके प्रोग्राम का, काफी सालों से मैं देख रहा हूँ। मेरे दो बेसिकली क्वेश्चंस हैं जी। एक तो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके साथ फिर आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी लिंक्ड है। तो एक जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे अगर मैं पहले बात करूं कि जब भी हमारा कोई सिविलियन PM आता है आफ्टर रफली अराउंड 2.5 to 3 years प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं, और ये आप जितने भी पिछले अदवार देख लें उस सब में यही इशू है। उसकी एक है कि जितने आपके ओवरऑल मेन की स्टेक होल्डर हैं, पावर स्टेक होल्डर्स हैं, आई थिंक उन सब का टेन्योर सेम हो जाना चाहिए, सो दैट ये जब एक किसी पावर स्टेक होल्डर का टेन्योर जा रहा होता है और प्रॉब्लम शुरू होती है वो सेम होगा, तो एटलीस्ट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी शायद हम अचीव कर, मतलब सिंक कर दें सब, साथ ही आए और साथ ही जाएं, ये बुरा नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी लिंक्ड है। अब देखें इंडिया, आई थिंक दे वर लकी कि उनको मनमोहन सिंह जैसा बंदा मिल गया अर्ली 90s में, जिसने एक पूरी पॉलिसी डिफाइन कर दी कि भाई हम मतलब कोई भी चीज इंपोर्ट तब करेंगे या फॉरेन इन्वेस्टमेंट तब आएगी जब वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगी। अगर वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करते तो दे डोंट अलाउ एनी कंपनी टू इन्वेस्ट इन देयर, ठीक है। वो आई थिंक वो पॉलिसी वाज वन ऑफ द मेन थिंग जिसकी वजह से वो अब जो भी कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करती है दे हैव टू ट्रांसफर टेक्नोलॉजी व्हिच क्रिएट्स जॉब्स एंड एवरीथिंग। तो वो जो एक हमारे यहाँ पे जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग वाले जितने हैं दे जस्ट इंपोर्ट और उसके बाद वो असेंबल करके बेचते थे, बिल्कुल ठीक है। वहाँ पर टोटली डिफरेंट है वो। अब देखें तो आई थिंक अर्ली 80s 90s में मतलब इंपोर्ट उन्होंने नहीं की, एंड दे वर ओनली जो टाटा और इस तरह की जो गाड़ियां थी वो ही, और ये हर इंडस्ट्री में ऐसा ही था। नहीं बात पॉलिसी उन्होंने डिफाइन की हुई थी। हम बेसिकली जब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो फिर इकोनॉमिक वाली चीज भी साथ ही है। जी आप थिंक पिछले कॉलर एक बात कर रहे थे वो टैक्स वाली, ये जो आई थिंक नॉन फाइलर कैटेगरी, मेरा तो नहीं ख्याल दुनिया में किसी भी छोटे मोटे सिविलाइज्ड कंट्री में भी ये कैटेगरी एग्जिस्ट करती है। हाँ, ये क्या भला है, मुझे सबसे पहले तो आप इसको खत्म करें। सही बात। ये मतलब नॉन फाइलर कैटेगरी तो होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। और उससे फिर आपकी ये जो वो है ना एसेट्स बियॉन्ड मीन, ये चीजें भी सारी आराम से पकड़ी जाएंगी। बिल्कुल। नहीं एक बड़ा सिंपल किसी ने एक तजवीज़ दी थी कि यार आप सिंपली देखो कि लोग बाहर ट्रैवल कितना करते हैं, तो आप बड़े आसानी से देख सकते हैं। आप NIC के साथ लिंक करें। अब अगर बंदा कोई US के 6 दौरे लगा रहा है और टैक्स में 10,000 रुपए दे रहा है तो फिर कोई ना कोई मसला तो है ना बॉस। ये जो अभी उमर साहब ने बात की टेन्योर्स की, हाँ अब पता है सारा मसला पता है कहाँ से शुरू होता है? शुरू ही होता है वज़ीर आज़म से, क्योंकि हर तीसरे साल में वो बंदा समझने लगता है कि यार मैं तो वाकई वज़ीर आज़म हूँ। अब किसने उसको हक दिया ये बात सोचने का? क्यों? बात तो सही है ना। इनामुल्लाह मज़ारी हैं रुझान मज़ारी से। जी सर। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। आज बखैर। बिल्कुल। ये तो एक आज बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है मस्तूंग वाला। जी। उससे पहले मैं थोड़ा सा इस तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि ईरान के पेट्रोल पे तो इन्होंने सख्ती करने की कोशिश की है, चाहे वो ज़ाहिरी है या हकीकी है, वो आप लोगों को ज्यादा बेहतर पता होगा। लेकिन जो मसला चल रहा है ना आजकल, वो एक आम किसी पेट्रोल पंप वाले मुलाजिम से भी आप पूछेंगे ना तो उसको भी पता है
वो कोई केमिकल यहीं पे तैयार कर रहे हैं बड़े बड़े शहरों के अंदर, जो पेट्रोल में मिला के बेच रहे हैं। अच्छा। वो मिकदार तो पूरी हो जाती है लेकिन एवरेज नहीं होती, और गाड़ी का भी नुकसान अलावा। इससे उन्हें क्या फायदा है? इससे उन्हें क्या फायदा है? सस्ता मिलता होगा ना इससे, जो जी सस्ता मिलता होगा। मकसद है ये, इसके लिए कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस करने की जरूरत नहीं है। ये एक आम किसी पंप वाले से, एजेंसी वाले से भी ये लोग पूछें तो वो भी बता देता है कि जी फलानी जगह पे केमिकल बन रहा है, वो बेच रहा है। तो मकसद है इस चीज को काउंटर करें ये लोग। ठीक है, ये इशू है हमारे यहाँ जो तेल मिलता है वो आपकी गाड़ियों को इसलिए रगड़ा लगा देता है कि उसमें मिलावट होती है, 2 नंबरी होती है। ठीक है, ये आपने तवज्जो दिला दी इस तरफ, शुक्रिया बहुत बहुत। और कुछ कहना चाह रहे हैं? काफी चलो। खालिद मेमन है हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। जी सर। जी जनाब। जी सर। जी शालिब साहब, जी वसतुल्लाह खान साहब, आज आपसे बात करके बड़ी खुशी हुई। थैंक यू। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि बहरिया में जो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था 460 अरब रुपए का, तो वो तो वापस हो गए, गवर्नमेंट को मिले कैसे भी मिले, मगर जो बुकिंग की इन्होंने 15-20 हजार गवर्नमेंट की लैंड पे, बहुत बड़ा क्राइम किया है रियाज मलक ने जी। ठीक है, और जिन लोगों के पैसे हैं, जिनको वो फाइल और वो प्लाट नहीं मिले, उनको खरबों रुपए उनके जो है उनको रिफंड नहीं हुए। किसी का रिफंड बनाया, जिनको चेक दिए गए न वो वापस हुए। ये तो पता नहीं किस मुल्क में हम रह रहे हैं। आप मेरे ख्याल में, मुझे लगता है आप तीनों हमारे लेफ्टिस्ट दोस्त हो और इस चीज को उजागर करें। खरबों रुपए लोगों के मलक रियाज खा गया है, और उस जमीन पे उसने बुकिंग कैसे की? जो गवर्नमेंट की लैंड थी, लोगों से पैसे लिए, क्या बनेगा उन लोगों का जिनके खरबों रुपए हैं? कोई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस को इस पे सो मोटो उठाए? उन्होंने तो उठाया, उसको तो रास्ता दिया। खरबों डॉलर की, ट्रिलियन की जमीन जो है वो खा गया, और 460 अरब रुपए, ये तो बड़ा क्राइम है। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। जिस मसले की तरफ तवज्जो दिलाई है मुल्क में अंधेर नगरी है, और इंसाफ होना चाहिए। जिन लोगों की ज़मीनें हैं उनको पैसे मिलने चाहिए। लेकिन बहरहाल आज प्रोग्राम में इतना ही। आपकी कॉल्स हो गई, हमें इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी अब पीर को। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।